So what is SI unit of electric current? So SI unit of electric current क्या है? बताइए. ओके. हाँ हाँ बोलिए. अच्छा अभी ठीक हो जाएगी, अभी अभी क्लास की है, सही आएगी. अभी ठीक है. यस सर. सर आप पहले इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे हो? हाँ. सर इलेक्ट्रिसिटी मतलब कब तक हो जाएगा? 45 मिनट्स. सर ओके सर. ठीक है, 6:30 तक होगा. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर. सो एम्पियर. द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज. जो हिंड्रेंस होता है उसे क्या कहते हैं? सर रेजिस्टेंस. यस, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल is resistance to flow of electric charges, to flow of electric charges. Now a fuse wire is inserted in which wire? A fuse wire is inserted in. तो किस में हो सकता है? लाइव वायर में सर लाइव वायर. कि न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर या एनी ऑफ दीज? सर लाइव वायर. लाइव वायर, उसी में डालना है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज. यानी अगर मान ली अगर दो तरीके के वायर जा रहे हैं पोल से, तो पोल में जो दो तरीके के वायर हैं, एक 220 वोल्ट का है और एक 0 वोल्टेज का है, तो हमने इससे एक सप्लाई ली और एक सप्लाई इससे ली. तो फ्यूज़ ये लाइव वायर है, जो जिसमें हायर पोटेंशियल है वो लाइव वायर है. और इसके बाद हमने इसी पर एक बल्ब लगा दिया जलाने के लिए. घर में एक सप्लाई लाइन लगाई और ये बल्ब लगा दिया. तो बताओ फ्यूज़ यहाँ लगाओगे फ्यूज़ वायर कि उधर लगाओगे? फिर इसके बाद की लगाई, सर यही पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा करंट होगी तो गल जाएगा, तो यहीं से ही तो होगी. और ये सप्लाई ऐसे आएगी हाई वोल्टेज से और इधर जाएगी. तो ऊपर वाला वायर कौन सा है जो हाई वोल्टेज पे? क्या लाइव वायर है? इसी को छूने से झटका लगता है. यस सर. और ये न्यूट्रल वायर है. और जो अर्थ वायर है वो तो ज़मीन में गड़ा रहता है. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं? सर इलेक्ट्रिक करंट. इज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ next is that the instrument used for measuring electric current is called मीटर. एमीटर. yeah, the amount of work done in joules. The amount of work done in joules when one unit of electric charge moves. When one unit of electric charge moves from one point to another, from one point to another, तो उसको क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू W बाई क्यू. अगर Q 1 कूलम्ब हो गया तो उसे क्या कहेंगे?
तो जो भी वर्क डन हुआ है सर 1 वोल्ट that is potential difference. It is not 1 volt. अगर 1 जूल वर्क होता 1 कूलम पर तब 1 वोल्ट होता. अब आपको 10 जूल काम करना पड़ गया एक कूलम को घुमाने में, तो क्या 1 वोल्ट हो जाएगा? 10/1 1 होता है क्या? इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 होंगे तब ये 1 होगा. तो 1 वोल्ट का भी पूछे तो इसे भी 1 बोल देना, ये भी 1 बोल देना. तब फिर कह देना कि if 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge, the unit of potential difference is सर वोल्ट okay. वोल्ट Now the relationship between V and I is, तो इसका क्या आंसर है कि V is directly proportional to प्रोपोर्शनल है हाँ. द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, क्या है लिमिटेशन? टेम्परेचर कांस्टेंट हाँ, लॉ इज टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर तभी ओम लॉ वेरी रहे. कांस्टेंट. नाउ इफ ये current is doubled, then heat produced सर 4 टाइम्स will be 4 times. ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्क्वायर होता है स्क्वायर होता है, तो अगर करंट को डबल करोगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी. नाउ दैट इज okay, so the ratio of volt and ampere is represented by, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर जो उसका रेशो है वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या है? सर ओम यस इट इज ओम, क्योंकि V बाई ए, एम्पियर को ए बोलते हैं कि नहीं? ओके, सो दैट इज ओम. नाउ नेक्स्ट इज just एक मिनट. Now a volt, which of the given statement is not true regarding the electrical setup of verification of Ohm's law? कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द सेटअप ऑफ ओम्स लॉ. तो वो ई होगा तो बताना है द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो एमीटर सीरीज में कनेक्ट करना है. तो द रियोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस, द सिंगल की इज यूज टू स्विच ऑन ऑफ. तो इसमें कौन सा है? सी गलत कैन ओनली इंक्रीज. रियोस्टेट सिर्फ इंक्रीज ही थोड़ी ना कर सकता है, रियोस्टेट का मर्जी वो डिक्रीज भी कर दे जैसे चाहो, है ना? जैसे आपके घर में वो फैन के लिए रियोस्टेट लगाए तो क्या उससे जो है घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो. सो दोनों चीज़ें की जा सकती हैं. ओके, नाउ वोल्ट मीटर इज यूज टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है वोल्ट मीटर को? इट इज़ टू बी कनेक्टेड इन parallel to the ends of conductor whose resistance या whose potential drop is to be measured. उसके एंड पर कनेक्ट करना है. रजिस्टर भी एक कंडक्टर ही होता है. नाउ ए बैटरी of 12 volt connected in series with
0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through 0.3 ohm resistor? Would flow through 0 Yes. 0.3 ohm रजिस्टर कितना आया? सर 40 एम्पियर। चेक कर लें, 40 तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो। तो टोटल जो सीरीज रेजिस्टेंस है, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं, तो और उसको किससे कनेक्ट किया है? क्या 12 वोल्ट से? तो सबका वोल्टेज ये देख लो पहले, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। तो आर एस क्या हो गया? सबको ऐड कर दीजिए। 0.5 क्या 1, तो 13.4 हो गया। और V कितना है? 12 ओम। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है? 12। तो R कितना है? तो I कितना है? क्या 12 बाई 13.4। सो ये कितना हो जाएगा? क्या 120 बाई 134, या फिर ये 60 बाई, अगर 2 से इसे करो तो दैट इज 67। अब 67 से 60 में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? नाउ इट विल बी 8 टाइम्स जाएगा, 48 और 5 53, ये चीज़ आ जाएगी। और फिर इसके बाद 64, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा? दैट इज 0.89। ये चीज़ आ जाएगी, तो 0.89। सो क्या 0.89 एम्पियर करंट सभी में से फ्लो करेगी? यस सर। क्योंकि जितने भी हैं ये तो एक सीरीज वो है, तो सीरीज सर्किट, तो दिस करंट विल फ्लो फ्रॉम एवरी। हमने सीरीज करी थी तो हमने आरएस को निकाला डायरेक्ट 0.3। अगर सी तो और कैसे निकालोगे? टोटल रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो वोल्टेज कैसे निकालोगे? सर वो पैरेलल में कर सकते थे सर। पैरेलल में कर सकते थे, पहले सारे रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तभी तो वोल्टेज, तभी तो ये लगाओगे। एक से थोड़ी, क्या सारा ड्रॉप इसी पे है? ये 12 वोल्ट क्या सोच है, पूरा पैसा इसने इसी पे खर्च कर दिया क्या? नो सर। 5 दुकानें हैं मेले में, तो 5 दुकानें मेले में जाओगे तो सब एक ही दुकान पे उड़ा दोगे, तो बाकी दुकानों पे क्या करोगे? तो ये तो पोटेंशियल ड्रॉप है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप में सीरीज में ऐसा नहीं होता है जैसे आप कह रहे हैं, उसमें सब पे टोटल किया जाता है, फिर ड्रॉप निकाल लो। अब ड्रॉप निकालना है तो फिर आप क्या कर दो, जितने पर है उसका रेजिस्टेंस और करंट से मल्टीप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा यहाँ पे ड्रॉप। ड्रॉप तो वो पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो V2 इज इक्वल्स टू आई आर टू निकाल लो, ऐसे कर सकते हो। अब देखो कि ऑन which of the given factor resistance does not depend? On which factor resistance does not depend? तो लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, कि एरिया पे नहीं डिपेंड करता, कि टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता, कि डेंसिटी पे? डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, बाकी तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन पैरेलल क्या चीज़? डेंसिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ भारी है या हल्की है उससे रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। सिल्वर कितना भारी है लेकिन देखो कितना अच्छा कंडक्टर है, कॉपर हल्का है तो भी अच्छा कंडक्टर है। तो इससे नहीं मतलब होता है भारी या हल्के से रेजिस्टेंस का, उसके इलेक्ट्रॉन कितने स्मूथली चल सकते हैं उससे होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कैसी होती है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
मान लीजिए मैंने एक 10 वाट का बल्ब लगा दिया यहाँ पे और एक और 10 वाट का बल्ब यहाँ पे लगा दिया है, तो अगर मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करूँ तो क्या मेरी टोटल पावर बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? जैसे आपके घर में सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हैं तो क्या आपके घर में पावर ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है? सर उतनी रहती है सर। चेक कर लें। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर ये V है, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके लिए भी V ड्रॉप है और इसके लिए भी V ड्रॉप है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी है टोटल इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ 20 हो जाएगी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2, वो निकाला जा सकता है। सो अब जरा देखो कि मान लीजिए कि ये है 2 वाट है और ये 2 वाट है और ये 4 वोल्ट है, तो ये मुझे बता दो कि अगर ये 2 वाट है तो पावर क्या होता है? क्या पावर होता है V स्क्वायर बाई आर? यस सर। अच्छा, तो खैर यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते हैं कि पावर है, हम इसमें पावर हमको दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट है, तो और क्या चीज़ निकाली जा सकती है? और कुछ नहीं दिया है, या IV भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं? P के कौन कौन से फार्मूले हैं? IV, V स्क्वायर बाई आर, और कौन सा है? I स्क्वायर R। तो क्या इस पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगी? यस सर। यस सर। तो अब हम इस सर्किट में जो भी करंट होगी उससे हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लें। हमें तो मालूम नहीं है कि कितनी पावर है, तो खैर यहाँ पर 4 वोल्टेज है तो 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ होगा, 2 वोल्ट का ड्रॉप बाई ड्यू टू सिमेट्री ये कहा जा सकता है। 2 वोल्ट होगा कि नहीं? बराबर बराबर पावर है। तो अच्छा, यहाँ से जरा इसका जरा इस्तेमाल करो, तो ये क्या हुआ? पावर है 2 वाट, इट इज इक्वल टू V कितना है? 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस का पता नहीं, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 आ गया। 2 स्क्वायर बाई 2, तो 2 ओम, तो इसका 2 ओम हुआ और इसका भी 2 ओम हुआ क्या? यस तो सर। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? सर 4 ओम। 4 ओम। अच्छा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये हो गया, और पूरे सर्किट की पावर क्या हो गई? पावर ऑफ सीरीज। सो पूरे सर्किट की पावर कितनी होगी जरा बताओ? क्या V स्क्वायर बाई आर कर दें? बोलो, V कितना है? 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस 4 है, तो क्या 4 वाट आ गई? यस सर। भाई पावर इज इक्वल्स टू कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 4 है और ये चीज़ हो गई। अब जरा देखो कि हमारा अगर 2 वाट का ऐसा है, ठीक है, इनको ऐसे कर दिया जाए, सो दैट इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया है, रेजिस्टेंस 4 ओम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं दूसरी तरीके से भी बता दूं आपको, वो ज़्यादा ठीक है। रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया टोटल सर्किट का, तो टोटल सर्किट की करंट निकालो। टोटल सर्किट की कैसे करंट निकालोगे बताओ? V इज इक्वल्स टू, सर I स्क्वायर R। हाँ, तो V इज इक्वल्स टू IR, तो टोटल 4 वोल्ट है और I और R, तो अब R कितना है RS कितना है? क्या वो भी 4 है? यस। तो I कितना आ गया बताओ? I 1 एम्पियर, I 1 एम्पियर आ गया। अब हम इसको क्या मान सकते हैं? एक सिंगल रजिस्टर। तो सिंगल रजिस्टर अगर हमने मान लिया तो सिंगल रजिस्टर क्या 4 ओम का है? चेक करो, हाँ सर। क्योंकि यहाँ RS दिया है कि नहीं, और उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? सर 8 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो पावर क्या होता है बताओ? VI। तो एक और भी तरीका है, 4 इंटू 1, इससे भी तो 4 आ गया, बोलो, ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 2 वाट है और 2 वाट है,
तो 2 वाट है, और यहाँ पर 4 वोल्ट है। तो इंडिविजुअली दोनों की करंट निकाल लो। देखो इस वाले पे इसे 1 मानो और इसे 2 मानो, तो पावर क्या होता है, देखो ये भी 4 वोल्ट है और ये भी 4 वोल्ट है। तो बताओ फॉर 1 P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P कितना है, क्या 2 वाट, V कितना है, क्या 4 वोल्ट, और R का पता नहीं, तो R बताओ कितना जाएगा है। सर 8 ओम। तो 8 ओम है और दूसरा वाला भी 8 ओम है, तो बताओ RP कितना आ जाएगा। सर 4 वॉट। 1/8 प्लस 1/8, तो इससे आ जाएगा 1 + 1 4 ओम बोलो। तो 1/RP कितना, तो RP कितना आ गया, क्या 4 ओम। पलट दो। अच्छा अब इसे सिंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अब ये RP मान लो, इट इज RP, और ये क्या है, ठीक है। तो इस केस में ये 4 ओम हो गया, 4 ओम। ये तो हमारी RP हो गई 2 वाट, और 2 वाट की RP हो गई 4 ओम। अच्छा, और 4 ओम हो गई और ये 4 वोल्ट हो गया। सो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, अब इसमें तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। ज़रा 1 मिनट इसका आंसर देख लें तो पता चल जाए कि क्या ये सेम रहेगी। टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज करनी चाहिए। 16 का डी कह रहा है रिमेन सेम, सेम ही आ रही है। कैलकुलेशन से तो सेम आ रही है। तो इट इज टोटल करंट इंक्रीज करती है लेकिन पावर सेम रहती है। ओके, सो टोटल पावर रिमेन्स, यहां से देखो तो पावर क्या होगा, क्या वी स्क्वायर बाई आर, क्या ये 4 स्क्वायर बाई 4 है जो कि 4 वाट आ गया, बताओ पैरेलल में। तो पैरेलल में भी 4 वाट और सीरीज में भी 4 वाट, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया जो हमने आपको भेजा है, सेम रहेगी। पावर सेम रहेगी, करंट इंक्रीजेस। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या चीज सेम रहेगी, पावर रिमेन सेम, सेम, लेकिन क्या चीज बढ़ जाती है, टोटल करंट ड्रॉन। करंट ड्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या डिक्रीज हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है कि नहीं। पैरेलल में तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना, 8 था तो कितना हो गया, 4 हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, का टोटल करंट बढ़ गई और पावर रिमेन सेम, ये सारी चीज होती है। अब देखिए हाउ हाउ द चार्ज विल फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा। यस 13। सो by how the charge will flow, by applying potential difference, और भी दिए हैं by heating, लेकिन ये सब नहीं होगा, by applying the potential difference, यही इसका आंसर है। ओके, if the length of conductor and its radius is increased twice, if the length भी बढ़ा दो of conductor and radius is increased twice, then resistance will change. So पहले resistance क्या था, that is rho L by A,
और अभी नया रेजिस्टेंस क्या है, रो, ये 2L करो, और ए क्या होता है, क्या पाई और नया रेजिस्टेंस, नया रेडियस डबल कर दिया क्या रेडियस भी इंक्रीज कर दिया ना, और पहले क्या था, तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और ये आर डैश क्या है, रो 2L बाई पाई और 4R स्क्वायर, तो ये कट गया, 2 बचा। अब जरा देखो यहाँ से R बाई आर डैश करो, R बाई आर डैश, तो ऊपर क्या होगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई 2R स्क्वायर। तो रो से रो कटा, एल से एल कटा, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, क्या 1/2 बचा। तो आर बाई आर डैश क्या हुआ, अभी देखो, सो दैट इज, ये 2 ऊपर चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर देखिए ये चीज समझ में आई आपको, ये जो मैंने बताया कि जो नया केस है उसमें लेंथ हमने डबल की, रेडियस डबल किया, ओके। अच्छा ये मुझे बताओ, रो एल किसके बराबर है, रो एल, इसको यहीं रहने दो, रो भी यहीं रहने दो, एल भी रहने दो, और पाई आर स्क्वायर यहीं रहने दो, तो दूसरी तरफ क्या बच गया, सिर्फ आर। अच्छा यहाँ भी रो यहीं रहने दो, एल भी यहीं रहने दो, और पाई आर स्क्वायर भी यहीं रहने दो, तो क्या दूसरी तरफ 2R डैश बचा, क्या इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, बोलो आप, समझ में आया। तो बताओ R डैश क्या हो जाएगा, क्या R/2, तो जो चीजें इक्वल हो उसको एक ही तरफ रखा करो, बाकी दूसरे, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि इफ current is doubled and resistance is halved, then heat dissipated will be, heat dissipated, अब फिर से देखो वही रूल लगा रहा हूं, will be। अच्छा ये बताओ H क्या होता है, क्या I² RT होता है, बोलो जूल्स लॉ के हिसाब से, तो H डैश क्या होगा, क्या करंट डबल हो गई है क्या, और रेजिस्टेंस हाफ हो गया है, बोलो बताइए। सो I² लिखो, और यहां पे क्या लिखो, H डैश, तो 4I² R/2 T लिखो, तो क्या 2 से ये 2 कट गया, इधर सिर्फ I² RT छोड़ो, तो इधर क्या बच गया, क्या H डैश/2, और इधर भी I² RT छोड़ो, तो इधर क्या बचा, H। दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या राइट हैंड साइड में दोनों में I² RT है, देखो ऊपर 2 था तो नीचे ले आए, देख लो, तो मैं क्या H को H डैश/2 लिख सकता हूं, तो फिर H डैश क्या हो जाएगा, क्या 2H, तो हीट डिसिपेटेड विल बी डबल्ड, हीट डिसिपेटेड, तो इस तरीके से कर लिया करो। तो अगर मान लीजिए कुछ भी किया जा सकता है, जैसे ये देखो जरा, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज डबल्ड, देन न्यू रेजिस्टेंस, अब फिर से देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या रो L/A, सो ए ना लिखो, ए को अगली लाइन में क्या लिख दोगे, इट इज रो L/πr², बोलो, तो यहां भी क्या लिखोगे,
आर डैश इज इक्वल टू रो, नई लेंथ डबल हो गई और क्या एरिया डबल हुआ है क्या? तो एरिया डबल हुआ है ना, तो ए ही लिखो, रेडियस की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है एरिया की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है फिर ए लिखो। अच्छा यहाँ ए लिखा तो क्या वहाँ 2a लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड लेंथ इज डबल। तो देखो एरिया को भी डबल कर दिया, लेंथ भी डबल कर दी, दोनों डबल कर दी। अच्छा दोनों डबल कर दी तो क्या ये कट गया? और दोनों के राइट में क्या आ गया? क्या वही चीज आ गई? सेम राइट। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की तुलना करने पे क्या आया बताओ? क्या आर इज इक्वल टू आर डैश? देख लो राइट सेम है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा उनमें। अब देखो नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ, आगे सेंटेंस पूरा करो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो हम जानते ही हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन ये कब होगा अस्मित? ये कब होगा बताओ? सर मैं बताओ। अस्मित ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसीलिए हमने अस्मित से पूछा, बोलो। सर जब टेम्परेचर सेम रहेगा। हाँ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि लिमिटेशन के केस में स्मिथ ने बताया था कि ओम्स लॉ कब लिमिटेड है। ओके नाउ अब देखें। सर वो भी है नहीं सर। ओके ओके, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रजिस्टर्स इस कितना होगा? 4 ओम रजिस्टर हैं, कितना हो जाएगा? सर 4/4 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। 1 ओम आ जाएगा। नाउ which of the given condition represent more resistance at a constant temperature? Which, अब देख लो, 1/RP is 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, और सर अगर सीरीज में होगा तो सर हो जाएगा ना 4। तब तक 16 हो जाएगा। अब तो ये 4/4 है। आपने लिखा ही नहीं। आपने मतलब बोला था कि पैरेलल में, मतलब लिखा नहीं। अच्छा अच्छा, ये लिखना चाहिए इन पैरेलल। सर आपने बोल दिया। हाँ हाँ, सो RP क्या हो गया? 1 ओम हो गया। Now which condition represent more resistance? Which condition represent more resistance at constant temperature? Constant temperature, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो more resistance, which condition at a constant temperature, इसमें सही नहीं दिया है, रेड लाइन येलो लाइन दिया है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो समझ नहीं आया। हाँ ये पता नहीं है, वो क्वेश्चन गलत है, रेड लाइन येलो लाइन दे रहा है, दैट इज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ a wire of length L and cross section A, which has the least resistance? For a wire of length L, a cross section A, which has least resistance? चलिए कैसे निकालेंगे? देखो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसी में बताओ। लेंथ डबल कर दिया, एरिया हाफ कर दी, तो लीस्ट होगा।
डबल्ड एरिया हाफ। फिर दूसरा कह रहा है लेंथ ट्रिपल्ड, लेंथ ट्रिपल्ड एरिया डबल्ड। ये निकालना ही पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। लेंथ हाफ एरिया डबल्ड, लेंथ हाफ एरिया डबल्ड, ऐसे कर दिया। ओरिजिनल वायर, तो पहला केस देखो, पहले केस सर ये तो ऐसे निकल जाएगा सर। क्या? सर जब लेंथ कम कर सर जब लेंथ कम कर दी और एरिया बढ़ा दिया तो सर यही पता चल रहा है कि यही होगा सी वाला। ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे केस में लेंथ आपने आधी कर दी तो उसका रेजिस्टेंस कम है और एरिया बढ़ा दिया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। लेंथ आधी कर दी, किसी भी वायर में लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि एरिया डबल, पहली बात तो एरिया हाफ करने से तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो आर मैक्स की कंडीशन हो गई कि किसी का एरिया अगर आधा कर दो, बिल्कुल पतला वायर रखो, तो क्या होगा बताओ? इफ वायर इज वेरी थिन तो उसका क्या होगा, और लेंथ भी बढ़ा दी है तो रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा। और तो ये आंसर है, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर ऐसा सब कुछ हो तो R1 क्या है, क्या रो डबल लेंथ है, तो लिखो 2L/A/2। बोलो सही है, जैसा वैसा लिख दिया। अच्छा R2 क्या है, रो लेंथ ट्रिपल 3L/2A। R3 क्या है बताओ, लेंथ हाफ L/2 और एरिया डबल 2A। इतना सब सही है। अच्छा इससे ये जो 2 है क्या ऊपर चला जाएगा? नीचे की चीज़ है तो ऊपर चली जाएगी, तो L/A और इंटू 4 हो गया। और R2 में क्या हो जाएगा, फिर से समझ लेना, और इंटू 3/2 है। 3/2 क्या होता है, क्या 1.5? और R3 कितना हो गया कि L/2 है, तो रो L/A और इंटू 1/4। और R4 क्या है? हाँ ओरिजिनल वायर जैसा है L/A है, वो चौथा वायर है, तो उसमें कुछ भी नहीं किया तो उसे L/A लिखो, चौथा भी लिख रहे हैं। ओरिजिनल वायर जैसा है, अब इसमें कुछ नहीं किया, तो बताओ अब इन चारों में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? क्योंकि ये R3 जो है 1/4 है, इससे भी तो 1/4 है, इसमें 1.5 गुना ज़्यादा है, इसमें 4 गुना ज़्यादा है। जैसा जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं। लेंथ डबल एरिया हाफ, लेंथ ट्रिपल एरिया डबल, और जो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है वो किनारे लिखते जा रहे हैं। तो और ये ओरिजिनल वायर है चौथा वाला, रो L/A। तो बताओ ये कम कि ये कम? सर ऊपर वाला। तो वही चीज़ है। नाउ ऑन विच पैरामीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता होगा? ऑन विच पैरामीटर्स, बताइए बताइए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? सर लेंथ एरिया और टेम्परेचर। ये ठीक कह रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर, और दूसरा मटेरियल, और तीसरा बोथ, और फिर नन ऑफ दिस। कौन सा बताया था आपने? टेम्परेचर। हाँ ठीक बताया। सो जैसा कि इन्होंने बताया कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल पर। हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे बुक में दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है 1.62 भाई रो है, और वो कितना दिया है? सर मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी तो है, और -8 ओम मीटर। तो ये दिया है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों दिया है आपकी बुक में? और ये किसका दिया है? फॉर कॉपर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मतलब टेम्परेचर बदलने पे इसका मतलब वो बदल जाता होगा।
तभी तो दिया है। टेम्परेचर। तो इसलिए मटेरियल का भी नाम दिया है, टेम्परेचर भी दिया, तो दोनों डिपेंड करता होगा ना, तभी तो दिया है। अच्छा, नाउ अब देखिए कि रजिस्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, it is divided into three parts and all are connected in series. So a register, ठीक है, ठीक है, a register of length L is connected to a battery. It is divided into three equal parts. थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड इसको सर कनेक्टेड उसी, नीचे पेपर नहीं दिखता। हाँ, एल वायर को ही तीन पार्ट में तोड़ दिया गया है एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू सेम बैटरी, टू सेम बैटरी. हाउ द करंट विल चेंज? सर हाँ सर सीरीज में बोलो. हाँ सर पैरेलल में सीरीज भाई. वही सेम कंडीशन ही हो जाएगी सर। हाँ तो वही तो पूछ रहा है कि अगर तीन वायर को तोड़ के सीरीज में लगा दिया है तो कह रहा है कैसे करंट चेंज होगी. ये एक सिंगल वायर है और कह रहा है इसको तीन पार्ट में हमने तोड़ दिया और फिर इसको हमने ऐसे 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 लगा दिया, तो कह रहा है कि करंट बढ़ेगी कि घटेगी. तो बात तो वही हो गई, सेम ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ वो तो धोखा देने के लिए कर रहा ना. सो करंट विल चेंज, तो इसका आंसर है नो चेंज. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अब देखो फिर एक चीज पूछ रहा है, इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल is cut into three parts, three equal parts, and these are connected in parallel. Then new resistance will be fill in the blanks of previous resistance. बताओ क्या लिखें. नया रेजिस्टेंस अगर तीन हिस्सों में तोड़ के तीनों को पैरेलल में लगा दिया गया है तो नया रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा. पहले आपकी बुक में 5 हिस्सों में तोड़ा गया था, अब 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, तो कुछ याद आ रहा है. इतना तो बता दो कम हो जाएगा कि ज़्यादा. हाँ ये सही बता रहे. देखो वो उसी से याद किया इन्होंने 1/9. कैसे लिखा इन्होंने 1/9? क्योंकि बुक में 1/25 था. भाई कैसे इनके मन में आया कि ये L/3 L/3 L/3, यानी जो लेंथ कम हो गई तो R/3 R/3 और R/3. फिर इन्होंने 1/RP निकाला होगा. सो 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3. तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या ये 3/R और प्लस 3/R प्लस 3/R होगा, और क्या ये 9/R होगा 1/RP. तो RP क्या हो जाएगा, क्या R/9. सो RP क्या हो जाएगा 1/9 ऑफ R. तो 1/9 हो जाएगा. सही किया. अब लाइट करेंगे इसके बाद, इतना ही रखो इसमें. नाउ MCQ लाइट क्लास 10th. Here is information from Learn Insta. Now
ओके, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऐसे टेलीस्कोप जिससे सितारे देखे जाते हों। तो ये स्टैंड पे रखा रहता है और इससे सितारे देखे जाते हैं, और ये आईज हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये कहा गया है कि फोकल लेंथ, ये कौन सा लेंस है? क्या ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये जो आई के पास है क्या वो आई पीस है? ऐसा तो माइक्रोस्कोप में भी होता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस is 100 centimeter and that of eyepiece is 2 centimeter. Then magnifying power, मैग्नीफाइंग मतलब जो दूर की चीज देखे उसे टेलीस्कोप कहते हैं। मैग्नीफाइंग अभी बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, कभी भी अगर ये जो चीज़ है जो स्टार को देखे उसे क्या कहेंगे बताओ? जो स्टार की तरफ हो, क्या वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा? और जो आँखों के पास हो, दो लेंस तो चाहिए ना। माइक्रोस्कोप देखा है कि नहीं जो आपके लैब में है? तो वहाँ पर भी जो आँखों के पास होता है, और ये इसका स्टैंड है जिस पर ये खड़ा है, तो आँखों के पास जो लेंस है उसे क्या कहेंगे? वहाँ भी एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, और ये ट्यूब है जिस पे ये स्लाइड कर रहा है। तो ये ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब स्लाइड करती है। समझ में आ गई बात? तो अब जरा देखो, बीच में लेंस नहीं है कोई, बस ये ट्यूब है, खाली ट्यूब, और लेंस यहाँ है, एक लेंस यहाँ है, एक लेंस यहाँ है। तो इसका फोकल लेंथ कितना है आई पीस का? क्या 2 सेंटीमीटर? और एफओ कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी? देखो, मैग्नीफाइंग पावर होती है एफओ बाई एफ ई। ये चीज़ हम आगे आपको समझा देंगे, क्योंकि आज न समझे तो ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए तो इट इज़ 100/2, तो कितनी हो जाएगी? ये कितने गुना दिखाएगा? 50 टाइम्स। सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी 50 टाइम्स। बाकी अगली क्लास में या कभी भी होगा तो ये याद दिला दीजिएगा, हम समझा देंगे, ठीक है? हाँ, ये 12th क्लास का दे दिया अब, लेकिन दे दिया है, अगर आपके बुक में होगा तो आ जाएगा। फिर भी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर ऐसे ही निकाली जाती है। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो समझते हो ना, लेंस की फोकल लेंथ होगी कि नहीं? तो हाँ, वो समझते हो। तो एक ऑब्जेक्टिव की होगी जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप में क्या चीज़ है कि एक आँखों के पास होता है, और फिर एक क्या होता है जो स्टेज होता है जिस पे सामान रखते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक आँखों के पास होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है? क्या ये जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है? और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है, और ये मिरर लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये स्टेज है, इसी पे ये सब पूरा सिस्टम है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये है आई पीस। ये माइक्रोस्कोप है, वो टेलीस्कोप है। जो दूर की चीज़ देखे वो टेलीस्कोप, जो पास की चीज़ देखे उसे माइक्रोस्कोप। सेकंड देखिए, नाउ a ray reflected successfully from two plane mirror inclined at a certain angle. So a ray reflected from two plane mirror inclined at
सर्टेन एंगल, दो प्लेन मिरर हैं एक दूसरे पे झुके हुए हैं, ठीक है, अंडर गोज ए डेविएशन, अंडर गोज अ, सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे कि ये है, दो मिरर झुके हुए हैं किसी एंगल पर। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक रे आ रही है, तो क्या वो रे उतनी ही एंगल पे जाएगी? यस सर। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको कह दिया एक एक्स एंगल है, तो क्या ये भी एक्स होगा? यस सर। अच्छा ये मुझे बता दो कि ये एक्स है, ये एक्स है, और ये कुछ और एंगल है जिस पर ये दोनों मिरर झुके हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? दो मिरर झुके हैं ना, तो ये बताओ कि ये टोटल एंगल क्या 90 डिग्री है? हाँ सर। और ये भी टोटल एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना। तो ये अगर 90 है 90, तो ये y, तो ये कितना हुआ ये बताओ? तो 360। अब आप देख लो, टोटल क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना एंगल होता है? 360 होता है, यस सर। और आमने सामने के दोनों मिलके ही 180 हो गए। सर 180। तो ये दोनों बचे, ये भी तो 180 हुए। यस सर। तो 290, एक y, तो तीसरा कितना? बोलो, क्या 180 माइनस y? यस। सो इट इज 180 डिग्री माइनस y। अच्छा ये x है, तो ये कितना हुआ? अब इस ट्रायंगल की बात करो, तो अब जैसे ये x है, तो हमें ये मालूम नहीं एंगल है, इसे मैं a ले लूँ, तो क्या आप ये समझ रहे हो कि x प्लस a प्लस 180 डिग्री माइनस वाई, दिस प्लस दिस, क्या ये 180 होता है? तीनों एंगल का सम, ये x है, ये a है, ये है, 180 कट गया, तो a कितना आ गया? y उधर गया। बहुत अच्छी बात कही। तो ये जो हो गया y माइनस एक्स। अब हम फिर से एक फिगर बनाएं कि एक नॉर्मल यहाँ डाला, एक नॉर्मल यहाँ डाला, इस पर एक रे आई, उतने एंगल पर यहाँ मुड़ी, तो उतने एंगल पर मुड़ी, ये दोनों एंगल सेम सेम, फिर यहाँ से फिर मुड़ी, निकल गई। जाना कहाँ था इसको? क्या ऐसे जाना चाहती थी? यस सर। लेकिन गई और कहीं, तो डेविएट हो गई ना अपने पाथ से। यस सर। तो ये हमें पता करना है कि हाउ मच इट इज डेविएटेड। मान लो अगर अभी हम ये बता रहे हैं, अब जरा अगली बार आप एक देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये दो मिरर ऐसे इंक्लाइंड हैं, ठीक है, अब ये एक रे इस पर आ रही है, तो ये रे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये, तो यहाँ से गई रे, यहाँ चली गई, और फिर एक परपेंडिकुलर और डाल दिया, तो यहाँ से गई तो यहाँ चली गई। तो ये रे कहाँ जानी थी? यहाँ, और पलट के इधर आ गई, यानी डेविएट हुई कि नहीं हुई? तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें कितने का डेविएशन हुआ। पहली वाली जगह पे रे इधर जानी थी और ये इधर मुड़ गई, बताओ यहाँ कितने का डेविएशन हुआ? फर्स्ट पोजीशन पे कितने का डेविएशन हुआ? सर 90 डिग्री। नहीं 90 का तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये x है और ये x है तो अब 2x भी नहीं हुआ। ये पहली जगह कितना हुआ? क्या 180 माइनस 2x? भाई कोई चीज़ सीधी जा रही हो, मैं कह दूं ये चीज़ है सीधी जा रही हो, कह दो ये यहाँ मुड़ गई, तो आप कहोगे यहाँ क्यों मुड़ी? तो मैं बोलूँगा कि उस पर नॉर्मल पड़ा था, एक मिरर था, यहाँ पे एक मिरर रखा था एक्चुअली, और फिर उस पर नॉर्मल डाला और ये देखो ये मुड़ गई। तो जाने वाली चीज़ उधर नहीं गई जहाँ उसे जाना था, यहाँ गई नहीं, यहाँ मुड़ गई। तो मैं आपसे डेविएशन पूछ रहा हूँ, तो क्या डेविएशन हुआ? तो ये x है और ये भी x है, तो अपने रास्ते ना जाके ये इधर मुड़ी, तो बोलो कितनी मुड़ी? अगर 30 डिग्री ये 30 डिग्री ये, तो ये 60 पे मुड़ गई, तो कितना डेविएट हुई? क्या 120 डिग्री नहीं डेविएट हुई? यस सर। भाई अपने रास्ते ना जाके 120 डिग्री मुड़ गई।
30 से मान लो, 30 से। तो अब ये मुझे बताओ यहाँ डेविएशन कितने का हुआ? सर 180 डिग्री माइनस 2x। 2x हुआ। अब दूसरी जगह पे देखो कि चलो अब वो भी हम यहाँ जोड़ेंगे, ये यहाँ पर है, ये कितना है और ये कितना है, ये भी बताओ। अभी अभी आया है ए, सर y माइनस। तो ये y माइनस एक्स, तो क्या ये भी y माइनस एक्स? यस सर, यस सर। तो टोटल कितना हुआ? तो क्या मैं ये लिख दूं कि 180 माइनस 2y माइनस एक्स? बोलो ये बात सही है? यस सर। जैसे मैंने 180 माइनस 2x लिखा था, तो दूसरी जगह पे ये अच्छी खासी सीधी जा रही थी, पता नहीं कैसे ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ इतना डेविएशन और यहाँ इतना डेविएशन, अब क्या दोनों को जोड़ दूं यस सर। तो टोटल डेविएशन आ जाए? तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? इट इज 180 माइनस 2x और प्लस 180 माइनस 2y माइनस एक्स। अच्छा, ये 180 जोड़ो, क्या 360 और माइनस 2x और माइनस 2y और प्लस 2x, x कट गया, तो क्या ये 360 माइनस 2y हुआ? बताइए। यस सर। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर ये डेविएशन वास्तव में ये मिसप्रिंट है। अब जरा देखो, वो कह रहे हैं टोटल डेविएशन 300 डिग्री का है, 3000 लिखा है वो गलत लिखा है। कितने डिग्री का है टोटल डेविएशन? सर 300। अच्छा, तो फिर मैं टोटल डेविएशन की जगह यहाँ 300 लिख दूं क्या? यस सर। अच्छा, 300 लिख दिया, तो 2y इधर ले आऊं तो क्या 300 उधर चला जाएगा? तो बताओ 2y कितना आया? सर 60। तो y कितना आया? सर 30 डिग्री। तो दोनों मिरर एक दूसरे पे कितने पे झुके हुए हैं? 30 डिग्री। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप सर वो नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा है। अच्छा चलो, नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा है, तो मिरर कितने पे झुके हैं बताओ? सर 30 पे, 30 पे झुके हैं। अब इमेजेस निकाल लो, इमेजेस का हमने फार्मूला बताया है, क्या सो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाई थीटा और -1, तो ये कितना आ गया? 12, 0 से 0 कटा और 12 - 1, तो ये कितना आ गया? बहुत अच्छा आपने बताया, ध्यान दिला दिया मुझे कि इमेजेस पूछ रहा है। हम तो एंगल समझ रहे थे, देखो 11 आ गया आंसर। समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ। ये मुझे लग रहा है कि कुछ और वाला निकालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रहा है। नहीं, थीटा तो अप्लाई हमने कर दिया, क्योंकि वो चीज़ बेसिक चीज़ है, अलजेब्रा है। तो हम दूसरा निकालते हैं, ये फार्मूला ये थीटा वाला, लेकिन ये पूछते तो हैं, आपके सब गाइड्स में दिया है। ये रहता ही है। अच्छा, अब जरा देखें, कुछ हम सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं, वो ठीक नहीं है। An object is placed at a distance of 0.25 centimeter in front of plane mirror. So the distance between an object will be, object is placed at 25 centimeter from plane mirror. The distance between ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बोलो कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। सर 50 सर, सर 0.5 सर। हाँ ठीक कह रहे हो, 0.5 मीटर भी लिख सकते हो या 50 सेंटीमीटर, विल बी 50 सेंटीमीटर। सर आज हमारा सर ने रिवीजन टेस्ट लिया था उसका, ये पूछा गया है? ओके ओके। नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए, जैसे अगर इफ एंगल ऑफ
incidence is 30 degree, then angle of deviation for plane mirror will be बताओ, ये सही बता रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री पे रे आई तो 30 डिग्री पे गई, तो जाना कहाँ चाहती थी, तो कितनी डेविएट कर गई अपने पाथ से, तो ये टोटल कितना हो गया, क्या 60 हो गया, तो ये 120 डिग्री। Angle of incidence for a ray having deviation of 180 degree, the angle of incidence for a ray which suffers, that is angle of deviation, सर एंगल ऑफ डेविएशन कुछ फॉर्मूला है क्या? 180 डिग्री। हाँ बता रहे हैं, अगर वो 180 डिग्री एंगल ऑफ डेविएट हो जा रही है बाय प्लेन मिरर तो क्या होगा कि सीधी आएगी सर पैरेलल, मतलब ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इट इज डेल्टा, इट इज 180 डिग्री माइनस 2i, ये है फार्मूला, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो अगर मान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री है तो i कितना हुआ बताओ, सर जीरो, सो i विल बी 0 डिग्री। अब देखिए, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट which can produce real image, तो दिया गया है कौन कर सकता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, तो इनमें से कौन सा कर सकता है, सर कॉनकेव मिरर, सर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कर सकता है, यही कर सकता है, कॉनकेव लेंस तो नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। Now, which of the following mirror is used by dentist? Dentist कौन सा मिरर यूज करता है, लेंस तो नहीं यूज करता, कॉनकेव मिरर यूज करता है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है उसका मिरर, बच्चों के खिलौने में नहीं देखा है, तो एक मिरर जैसा उनके में रहता है, डेंटिस्ट की किट जब हम खरीदते हैं। तो नाउ an object at a distance now 30 centimeter from concave mirror, 30 centimeter from concave mirror gets its image at same point, image at same point, उसी जगह पे मिलती है। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, सर मेरा 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्योंकि वो पॉइंट कौन सा है, सर क्योंकि सर वो एट पे होगा तो सर हाँ, कर्वेचर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है अब आंसर 4 दिए हैं तो आपको 4 में से एक चुनना है, -15 सेंटीमीटर सही आंसर है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि वो फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर होगा, तो इसलिए ऐसा ठीक है। नाउ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर,
is slowly moved towards the pole, is slowly moved towards the pole of a convex mirror, of a convex mirror, convex mirror में मैं पोल के पास ले जा रहा हूँ, the image will get, तो उसकी इमेज कैसी होती जाएगी, will get। अब 4 आंसर दिए गए हैं कि इसकी इमेज कैसी होती जाएगी, तो क्या ये शॉर्टेंड होती जाएगी कि एनलार्ज एंड रियल, या एनलार्ज एंड वर्चुअल, या डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। अगर आपकी स्कूटी के पास अपना चेहरा ले जाओगे तो क्या छोटा हो जाएगा चेहरा, बताओ, छोटा तो नहीं होगा। अपनी स्कूटी में कभी देख के बाल हेयर सेट किया है, बाल झाड़े हैं मिरर में, भाई जैसे जैसे चेहरा पास जाएगा पोल के तो चेहरा बड़ा दिखेगा कि छोटा, बताइए। तो बड़ा दिखना चाहिए ना, तो आप बोलिए एनलार्ज एंड वर्चुअल। ये नाउ a concave mirror of radius 30 centimeter is placed in water, in water, its focal length in air and water differ by, its वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है ना, ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो इसकी जो फोकल लेंथ है इन एयर एंड वाटर डिफर बाय, तो कॉनकेव मिरर को पानी के अंदर रख दिया गया ऐसे, और इस पर पैरेलल रे डाली जा रही हैं ये ऐसे, तो अब इसकी फोकल लेंथ का क्या होगा, पूछ रहे कितनी डिफर करेगी रे, तो तब फोकल लेंथ तो बदलेगी ही नहीं, तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये जब पानी में आ गई रे तो वो उसी जगह पे बनेगी जहाँ पे उसका फोकस होगा, ठीक है। फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही होता है ना, क्योंकि फोकल लेंथ तो r/2 होता है, सो बाई 0, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, 0 सेंटीमीटर। पानी में डालने से नहीं बदलता, ये कोई लेंस नहीं है, लेंस में बदल जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड द सराउंडिंग मिरर, ये बात है, इस वजह से इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंट, क्या एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ऑन सराउंडिंग मीडियम, मिरर की डिपेंड नहीं करती है। हाउ एवर ऑफ लेंस डिपेंड्स, हाउ एवर ऑफ लेंस डिपेंड्स, वो उसका फार्मूला देख लो। वैसे हमने आपको बता दिया था कि जैसे फोकल लेंथ इट इज इक्वल्स टू 1/r1 - 1/r2, तो ये चीज़ होती है फोकल लेंथ का फार्मूला, समझ में आया। सो इट इज़, ये इस पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ, इसके मीडियम पे डिपेंड करेगी, ओके। तो इस क्या बताइए, 1/, फिर से बोलिए, वो है। और ये कौन सा फार्मूला है, ये है उसके 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं क्या स्फेरिकल लेंस के, तो ये उन पे बेस्ड है,
कि जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। सो 1 मिनट बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट और होल्ड करना। लेंस मेकर्स फार्मूला, Here are some pictures that match. जस्ट 1 मिनट। हाँ, नाउ N21। सो यही चीज है, इट इज 2-1। ये ऐसा कर दो, थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, N21-1 अब ठीक। तो नाउ यानी अगर मान लीजिए कोई लेंस है तो इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुए, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिए आप। ये R1, ये जो दूसरा सरफेस है R2 और ये R1, तो R2 R1 रख दो, और ये मीडियम इस लेंस का क्या है और बाहर वाले का कि मीडियम क्या है। बाहर अगर पानी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम -1, 11th में पढ़ लोगे। यानी लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, जबकि मिरर के केस में डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आई कि नहीं? और लेंस के केस में डिपेंड करती है। तो वो हम आपको वो बाद में अगली क्लास में पढ़ोगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा है तो उसका यही एक्सप्लेनेशन है कि स्फेरिकल मिरर की नहीं डिपेंड करती और लेंस की डिपेंड करती है। आगे देखो, नाउ दैट इज a concave mirror of focal length 20 centimeter. So concave mirror of focal length 20 centimeter forms an image having twice the size, forms an image having twice the size, किसकी साइज? ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द विल बी, यानी फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। अब आपसे क्या पूछा गया है? द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, पोजीशन ऑफ इमेज इफ इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है तो आप मुझे इसमें ये बता दीजिए मैग्निफिकेशन क्या हुआ, बताइए। कॉनकेव मिरर है और डबल साइज की इमेज बना रही है, बोलो कहाँ रखा होगा? और वर्चुअल इमेज बन रही है, कहाँ पे रखा होगा? कुछ आइडिया लग रहा है? अच्छा, यहाँ रखा होगा, इसकी डबल साइज की इमेज है क्या? तो m की वैल्यू क्या हुई? m की वैल्यू बताओ। m की 2 हो गई +2। अच्छा, m का फार्मूला क्या होता है? मतलब -v/u की प्लस, अच्छा -v/u, और आपने बताया इसे +2। तो अब यहाँ से आप ये क्या कह सकते हैं कि v क्या हो गया? 2 बताया ना अभी, किसने बताया है? 2 ईशान ने बताया। सो इट इज, क्योंकि वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल का मतलब कि सीधी इमेज है ना, और डबल है। दो चीज देखो ना, डबल का मतलब 2, ये मैग्निफिकेशन का है ना। 2 फार्मूले हैं मिरर में, 1/v + 1/u = 1/f। एक तो ये फार्मूला है और दूसरा कौन सा है? -v/u। ये तो दोनों पता है ना, इसी को तो। और तीसरा कौन सा याद करना चाहते हो? तो अब उसी m को लगा दिया, तो m + 2 कैसे समझ में आया? वर्चुअल है, डबल है,
वर्चुअल का मतलब प्लस और डबल का मतलब 2। तो v की वैल्यू क्या आ गई बताओ? -2u आ गई, बताइए। सर प्लस, अच्छा हाँ यस सर, ये माइनस इधर ले आए ना, यस सर, माइनस से मल्टीप्लाई करके। अच्छा अब दूसरा लगा दो। दूसरा फार्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। तो v की जगह मैं क्या लिख दूं? क्या 1/-2u लिख दूं? यस सर, और f की जगह क्या लिख दूं? अच्छा f 20 सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिख दूं कि नहीं? हाँ सर, अब आप बताएं, आप जो आप कहेंगे वही। -20 लिखना है सर, चलो -20, कॉन्केव में। जैसा आप कहेंगे वही करेंगे। -20, तो यहाँ u लिखिए तो -2 और +1, तो 1/-20, तो 1/-20 इज -1/u। सर वो तो वही से रखा था ना। v की जगह मैंने -2u लिखा, यही है ना। और v की जगह ये रख दिया, बाकी हमने फार्मूला लगा दिया। तो अब क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल कल भी करवाया था आपने ऐसा क्वेश्चन, क्या? सर कल भी आपने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। लेकिन u पॉजिटिव क्यों आ रहा है? कहीं कोई गड़बड़ी हुई है क्या? माइनस सर वापस नीचे लिखा दीजिए एक बार क्या हुआ। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर लिखा, फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज, ट्वाइस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इफ तो इमेज। ये लेंस है या फिर मिरर का है? ये कॉनकेव मिरर, मिरर में प्लस ही होता है, तो सर प्लस ही तो आ रहा है। हाँ तो u क्यों प्लस आ रहा है? वही तो बात है, u तो निगेटिव आना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन में ट्वाइस है, फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कह रहा है वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये तो फिर आपने एलसीएम सर यू क्यों लिया है, 2u क्यों नहीं लिया? कहाँ पे? सर उसका एलसीएम जो आपने लिया सर 1/, हाँ ये देखो यही गलती कर दी, छोटी छोटी गलतियों से सब आप बहुत अच्छा बता दिए। अभी देखो इसी गलती से सब गड़बड़ हुआ, अच्छा पकड़ा आपने। तो यहाँ कितना हुआ? यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? +1 है बात कि नहीं? तो u कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ यस सर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड। ट्रू अपलोड द 2 जहाँ पे 1/-20 इज इक्वल टू लिखा आपने -1 लिख दिया। -1 है ये, क्योंकि इससे इसको डिवाइड किया तो -1 आया, ठीक, और फिर +1 आ गया। इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। अच्छा ये बात कह दी गई है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, सर सी पे होगा सर, सेम साइज के। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये बात सही है। नाउ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द नेचर ऑफ image formed by concave mirror if object is between f and c, between c and f, तो c and f के बीच में है, तो फिर इमेज कैसी होगी? सर इन्वर्टेड सर, रियल और सर और कैसी होगी? धीरे धीरे जब c तक आते हो तो कैसी हो जाती है? c तक आते आते सर एनलार्ज्ड।
और फिर सी से एफ तक आ रहे हो तो कैसा हो, जाती है और पीछे डिमिनिश होती है। है ना। तो पीछे डिमिनिश जो होती है सी तक बराबर हो जाती है, फिर एनलार्ज हो जाती है, एनलार्ज हो जाएगी, और एफ तक आते आते क्या इन्फिनिटी हो जाती है। यस सर। ये ठीक है। The nature of image formed by convex mirror when object distance from the mirror is less than the distance. The nature of image formed by convex mirror when object distance is now अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर is less than the distance, is less than the distance between pole and f, between p and f, अगर p and f के बीच में हो, उससे कम हो डिस्टेंस, तो कैसी होगी। और कॉन्वेक्स क्या है, मिरर। सर बिटवीन पी एंड एफ मतलब उसके बीच में ना। हाँ, मतलब उससे कम डिस्टेंस। वैसे f इधर होता है, लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, उससे क्या होगा, तो नेचर कैसा होगा इसका। सर वर्चुअल इरेक्ट और कहीं पर भी रखी हो, इसमें कहीं लग इस डिमिनिश सर वो उसमें हाँ। आप स्कूटी की याद कर लिया करो बस, आपका चेहरा आपसे बड़ा दिखेगा क्या, कहीं भी रहो, दूर रहो, पास रहो। इसमें ये चीज़ धोखे के लिए लिखी गई है कि यहाँ रखें वहाँ रखें, हर जगह ही तो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। नाउ अब देखिए, अ मैन्स फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव शेविंग मिरर, कि अ मैन्स फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर है, ऑफ कॉनकेव मिरर producing erect image, producing erect image 1.5 times the size of face, फेस से 1.5 टाइम्स ज़्यादा बना रही है, तो सो एफ विल बी, एफ कितना होगा। अच्छा 25 सेंटीमीटर पर है, u दे रखा है और m भी दे रखा है, तो m का फार्मूला बताओ। सर माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी बाई यू, और m की वैल्यू बताओ जरा। सर माइनस 1.5। चेक कर लो वैसे 1.5 इरेक्ट है सर। हाँ, तो प्लस 1.5 या 3/2, और ये 25 है, तो माइनस वी बाई -25, क्योंकि u कितना है -25 सेंटीमीटर, तो इससे क्या दोनों निगेटिव कट गए, और v कितना आ गया, क्या 75/2, बताइए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 25 का। अच्छा अब फार्मूला लगाओ कि 1/v और प्लस 1/f कितना होता है, 1/v प्लस 1/u कितना होता है, 1/f, तो क्या इसे 1/75/2 लिखें और इसे 1/-25 लिखें, इस 1/f। वैसे भी जो उसकी इमेज बनेगी मिरर की दूसरी तरफ बनेगी, वो तो प्लस ही होगा ना। तो अब ये क्या चीज हो जाएगी, 75/2 को क्या 2/75 लिख दें, तो 2/75 और माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। अब इन दोनों का एलसीएम लो तो 75 आया, और ये क्या 3 आ गया, तो अब ये कितना हो गया, माइनस 1/75 इज 1/f, तो f कितना हो गया, तो इतना हो गया, मतलब 75 सेंटीमीटर
तक भी वो दूर बैठेगा तब भी उसको अपना चेहरा बड़ा ही दिखेगा। बहुत दूर होता है 75 सेंटीमीटर, 3 फीट तक भी दूर बैठेगा, 4 फीट तक, 1 फीट 30 सेंटीमीटर है, यानी 2.5 फीट तक, तो तब भी 75 सेंटीमीटर आएगा ना। अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ वन कार अप्रोचेस, ठीक है, एट 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए प्लेन मिरर, then its image will approach object at speed, सर 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। बताइए क्यों डबल होगी, रीजन के साथ बताओ। ये तो आपने ठीक बताया कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर है और वो 4 मीटर चला, पहले यहाँ था इनिशियली और फिर फाइनली यहाँ 4 मीटर चल गया। अच्छा, पहले इसकी पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, ए से बी चला, ए से बी, ए पे था, फिर ए डैश पे आ गया। अच्छा, इसकी इमेज पहले कितनी दूरी पर थी, मान लीजिए इसे आप कुछ मान ले, थोड़ी देर के लिए 10 मान लें, तो 4 ये पास आया, तो क्या इसकी इमेज भी 4 पास आ गई, बताइए, और अब 10 पे आ गई, तो ये B था तो B डैश पे आ गई। तो ये बताओ कि पहले इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, 10 4 14, मतलब क्या 28 मीटर थी। एक सेकंड बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, बिल्कुल समझ नहीं आया। अरे जैसे 4 मीटर पास आया कि नहीं, ये कार कितनी पास आ गई एक सेकंड में, देख लो, जो लिखा है वही तो लिख रहे हैं। तो क्या इसकी इमेज भी 4 मीटर पास आ गई। यस सर। तो 1 मिनट बाद इनके बीच की क्या स्थिति है, कितनी डिस्टेंस बची अब कार की और इसकी, 1 मतलब 20 बची कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सो 20 मीटर बची कि नहीं, कार यहाँ आ गई। अच्छा, तो मतलब इमेज कितना चल ली एक सेकंड में, क्या 8 मीटर। यस सर। तो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी हुई, 8 मीटर पर सेकेंड। वो चल रहा है तो लग रहा है उसको कि इमेज भी उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। जैसे दो शत्रुओं का मुकाबला होता है ना, तो दोनों सेना एक दूसरे की ओर बढ़ती बड़ी तेजी से, तुम दौड़ोगे तो सामने वाला भी दौड़ेगा, तो डबल स्पीड नहीं हो गई। ये बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए। बाकी इंसिडेंस मतलब इफ यू अप्रोच मिरर देन योर इमेज इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू मिरर, सो योर वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी विल गेट एडेड। यू मतलब योर इमेज विल अप्रोच नियर यू, ऐसा नहीं कि आप ही दौड़ रहे हो, तो आपको अपनी इमेज भी चलती हुई दिखाई दे रही है। सो पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 28 मीटर। एक सेकंड बाद कितनी रह गई, क्या 20 मीटर। तो एक सेकंड में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी रह गई, क्या 8 मीटर घट गई, बताइए। सो इसका मतलब 8 मीटर अगर घट गई है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्लोजनेस है वो किस स्पीड से कम हो रही है, क्या 8 मीटर पर सेकंड से, वो कितनी स्पीड से पास आ रहे हैं, 8 मीटर पर सेकंड से। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इतना ही रखिए। कौन सा, सर इसका 15 का आंसर क्या है, किसका, 8 मीटर पर सेकंड, उसकी डबल, जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट आएगा उसकी डबल स्पीड से इमेज आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज विल अप्रोच द ऑब्जेक्ट, ओके। एक बार इसके ऊपर वाला समझा देना, थोड़ा सा बता दो ये वाला ना, अच्छा क्वेश्चन बता दो सर। क्वेश्चन में मतलब एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है अपना वो करने के लिए, और इसके फेस की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और पीछे इसका चेहरा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है 1.5,
तो ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो उसको अपना चेहरा +1.5 टाइम्स बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो कितना पीछे बैठा है, क्या -25? तो v कितना हो गया, निगेटिव निगेटिव कट गया, तो v यहाँ से देखो क्या 37.5 सेंटीमीटर हो गया, बताइए। सो 1/v + 1/u क्या होता है, क्या 1/f? तो 1/37.5 + 1/-25 इज इक्वल टू 1/f। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 37.5 और ये इन दोनों में 75 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा, -3 इज 1/f। तो f कितना आ जाएगा, क्या -75? ठीक है, इतना ही रखिए।